नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। तीसरे चरण के वोटिंग को लेकर के 12 से 4 उम्मीदवार मैदान में, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। प्रचार से लौट रहे निर्दलीय प्रत्याशी को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक के घर पर पुलिस की छापेमारी, पैसे बांटने का लगा आरोप। जेल में बंद लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, अब छठ के बाद होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। और पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को लिखे पत्र, बोले मुझे नीतीश सरकार की जरूरत। अब खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा में आखिरी चरण का मतदान शनिवार को होना है। बिहार चुनाव के तीसरे चरण में कुल 12 से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें से कुल 110 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। आखिरी चरण में बिहार के 15 जिलों के कुल 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें दर्जनों ऐसी सीटें हैं जिस पर वीआईपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार निर्वाचन विभाग के अनुसार तीसरे और आखिरी चरण में राज्य में 12 से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बिहार के 15 जिला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। कल के चुनाव को लेकर आज क्या तैयारी है? कल 7 नवंबर को हम लोग के जिले के 6 विधानसभा में चुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। और उसके लिए आज हम लोग यहाँ से पीसीसीपी का डिस्पैच कर रहे हैं, इसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, अर्धसैनिक बल के पदाधिकारी और जवान शामिल हैं। वे लोग ईवीएम लेकर के आज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो वो डिस्पैच का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है बेला पॉलिटेक्निक कॉलेज से, उसी की मॉनिटरिंग यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र के हायाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र नाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रविंद्र नाथ सिंह के गुरुवार को चुनाव प्रचार खत्म कर देर रात अपने गाँव दुगौली लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार को कोठरी के पास कुछ लोगों के द्वारा रोक ली गई। अब बात करने को लेकर जैसे ही वह गाड़ी से उतरे, तभी ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोली मार दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बीजेपी उम्मीदवार के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह पैसा बांट रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुर्नी विधायक केदार गुप्ता वर्तमान में विधायक हैं, फिर से वह चुनावी मैदान में है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह घर पर पैसे बांट रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेड किया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के लिए सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची थी, लेकिन अब तक वहां छापेमारी में क्या बरामद हुआ है यह साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इसके पहले मटिहानी से जदयू विधायक बोगो सिंह को भी पुलिस ने पैसा बांटने के आरोप में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। छड़ा घोटाला में जेल की सजा काट रहे हैं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट में इस पर शुक्रवार को सुनवाई भी होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लालू प्रसाद फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत याचिका पर अब छठ महापर्व के बाद सुनवाई होगी। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में जेल में बंद लालू यादव की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए और वक्त की मांग की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। वहीं लालू प्रसाद यादव कुछ दिन और जेल में रहेंगे। जमानत पर 27 नवंबर तक सुनवाई टलने के बाद सीबीआई ने कोर्ट से 27 नवंबर तक का समय मांगा, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर के जदयू ने तेजस्वी के उस भविष्यवाणी पर पलटवार किया है, जिसमें तेजस्वी अपने पिता की रिहाई पर कह रहे थे कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई है। जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पता नहीं तेजस्वी किस आधार पर अपने पिता लालू की रिहाई की बात की भविष्यवाणी करते हैं। सारी भविष्यवाणी उनकी धड़ी की धड़ी रह गई। अजय आलोक ने यह भी कहा है कि लालू जैसे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है और आगे भी वही रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले राज्य के मतदाताओं को एक पत्र लिखा है, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा है कि आज इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास के लिए एनडीए पर विश्वास और
विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं। युवा हो या बुजुर्ग, गरीब हो या किसान, हर वर्ग के लोग जिस प्रकार आशीर्वाद देने के लिए सामने आ रहे हैं वह एक आधुनिक और नए बिहार की तस्वीर को दिखाता है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि साथियों, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि बिहार चुनाव का पूरा फोकस विकास पर केंद्रित रहा है। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के अवसर पर अररिया जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार प्रसार की प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात संग्रहालय सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रशांत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के संवाददाता मौजूद रहे। में करीब 1469 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का चयन किया गया है और ये 710 भवनों में है। मतदाता को व्हीकल ले जाने की छूट मिलेगी क्या? देखिए, मतदाता जो हैं अपने पर्सनल व्हीकल में जा सकते हैं और जैसे पूर्व में भी मैंने बताया है कि निषेधाज्ञा जो है मेरे द्वारा लगाया गया है, उसमें जो भी नियम दिए गए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन करके अपना मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। है और एक्शन भी लिया है क्रिमिनल के अगेंस्ट। 107 सीआरपीसी 107 के अंतर्गत 10,000 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उसी प्रकार सीसीए 3 के अंतर्गत 55 लोगों के विरुद्ध आदेश निर्गत किया गया है जिला पदाधिकारी के द्वारा। इसके अलावा हम लोगों ने सघन छापेमारी अभियान चला के लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है जब से आदर्श आचार संहिता लागू है। और शराब की बरामदगी भी 10,000 लीटर से ज़्यादा की हुई है इस अवधि के दौरान में। वाहन चेकिंग वगैरह पहले से और सघन कर दिया गया था। बॉर्डर चेकिंग भी तेज चल रही थी। चुनाव के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड एंड और जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम बनाई जाती है उन लोगों के द्वारा भी चेकिंग जारी थी। तो इन सब के बदौलत हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग आगामी चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से सीमावर्ती इलाकों के लिए स्पेशल फोर्स आई है जो कि वहाँ के इलाकों में पेट्रोलिंग भी करेगी और नाका लगा के चेकिंग भी करेगी। ये डिप्लॉयमेंट जो है ये जो भवन पे होने वाला डिप्लॉयमेंट है उसके अलावा रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर के 7 नवंबर को होने वाले मोतिहारी जिले से सटे सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया है। आपको बता दें कि सिखरना क्षेत्र से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्र के बलुआ, गुआबी, महुआ, औरैया सहित कई क्षेत्रों को सीमा को सील कर दिया गया है। बल के जवानों ने बांस बल्ले से घेर कर सील किया है। मौजूदा स्थिति यह है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर मोतिहारी जिले में आगामी 7 नवंबर को 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। को देखते हुए पूरा आवागमन मुख्य रास्तों पर और छोटे छोटे सहायक रास्तों पर हमने प्रतिबंध लगाया है, जिसका पूरी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। और इसमें किसी भी आने और जाने वाले व्यक्ति के ऊपर हम कड़ी तरह से प्रतिबंध लगा के रखा हुआ हम लोगों ने। हमारी टीम पूरी यहाँ से लेके बलुआ तक हमारा जो AOR है, जो हमारा AOR आता है, तो पिलर संख्या 347/1 पे हम अभी ड्यूटी कर रहे हैं, जिसकी हमने पूरी तरह से लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा आवाजाही पर। जब तक इलेक्शन की पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक हम इसको पूरी तरह से बाधित करेंगे और सख्ती के साथ भारत सरकार के और हमारे अधिकारियों के जो भी हैं नियमों का हम सख्ती से पालन करेंगे। 7 नवंबर को होने वाले वोटिंग को लेकर के स्वीप गतिविधि के तहत अररिया जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार के निर्देश पर अररिया में युवतियों के द्वारा संग्रहालय परिसर से साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। अररिया जिला में 7 नवंबर को मतदान होना है, तो इस उपलक्ष्य में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह किशोरी युवतियों द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम एक निर्धारित रूट में जाकर लोगों को नारे लगाकर अपील करके उन लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये आयोजन किए। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर NUJ मुजफ्फरपुर इकाई के सदस्यों के द्वारा धरना दिया गया है। मुंबई पुलिस के द्वारा चौथे स्तंभ पर हमले की निंदा की गई है। गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का भी विरोध किया गया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस आयुक्त के बदले की कार्रवाई की भी निंदा की गई।
इसलिए धरना दे रहे हैं कि यहाँ से मुंबई सरकार, मुंबई पुलिस को एक मैसेज देना है कि पुलिसिया जुर्म बंद कीजिए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो आपने हमला किया है यह बहुत ही निंदनीय है। अविलंब पत्रकार को रिहा करें और जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत बात करें। कोई पत्रकार को आप इस तरह से आतंकवादी की तरह आप उसके घर में जाके और उसकी गिरफ्तारी करते हैं, इसकी पुरजोर हम लोग निंदा करते हैं। सासाराम के बाजार समिति के प्रांगण में रोहतास जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों का नामांकन सुनिश्चित की जाएगी। बाजार समिति के इसी प्रांगण में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इसी वज्रगृह में सील किया गया है। यहीं से कार्यकर्ता नजर रख रहे हैं, जिसकी सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। साथ ही सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है जो रात दिन ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ जो भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वह लोग बारी बारी से निगरानी के लिए डटे हुए हैं ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। यहाँ बैठ कर निगरानी करते हैं। कहाँ से है? दिनारा से। क्या देखते हैं? अब कोई गाड़ी आता तो देखते हैं, चाहे जाकर देखते हैं, सीसीटीवी कैमरा वाला देखते हैं क्या है क्या नहीं है, खुला कि नहीं खुला, बराबर देखते हैं। मतलब आप लोगों को कोई इस तरह का अंदेशा है, रहता है क्या? ना क्या है, अगले बार ऐसा हो गया था, डकैती गिनती में हुआ था, इसलिए इस बार हम लोग वही चौकाना है, हर चीज़ के चौकाना रहना चाहिए। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से रोहतास जिला प्रशासन लगातार काम कर रही है। रोहतास जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय में कोविड का जांच शिविर लगाया गया है जो पिछले कई दिनों से लगातार संचालित है। इस जांच शिविर में संदिग्ध की लगातार जांच की जा रही है। धीरे धीरे कोरोना वायरस के संदिग्धों की भी संख्या कम होती जा रही है, तो वहीं पॉजिटिव मरीज के मिलने का सिलसिला भी काफ़ी कम हुआ है। एंटीजन किट से जाँच करते हैं कोविड-19 के, एंटीजन किट से हम लोग जाँच करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सासाराम से हम लोग आए हुए हैं, मेडिकल टीम है यहाँ। 2 महीना से जांच हो रहा है। लगभग कितने लोगों का जांच? अभी तक 11 लोग का हुआ है, 20-25-30 से जाँच हो रहा है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सिंह, प्रखंड प्रसाद प्रशिक्षक। शुद्ध पेयजल की आवश्यकता सभी को है। कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, मगर क्या FSSAI के मानक पर पानी का जांच हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहतास के सासाराम की, जहां पास ही है कैमूर पहाड़ी की श्रृंखला, जिसके कारण खारे पानी की बहुलता यानी ऊपर से आर्सेनिक की मात्रा, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। ऐसे में लोग बिसलरी की पानी को अपनी जेब ढीली कर पीने को मजबूर हैं। 70 से मैं वाटर के सेफ्टी और के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि किस तरीके से पानी जो है लोगों को शुद्ध मिले। पानी का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है जो सबको मिलना चाहिए और वो ह्यूमन राइट्स भी है। लेकिन जो हम पानी देख रहे हैं, जो मिल रहा है यहाँ खासकर सासाराम और बिहार में जो पानी बेचा जा रहा है, उसमें किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। नियम बनाया हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा और FSSAI के द्वारा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है कि पानी में किस चीज की कितनी मात्रा होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेन भी किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके जो FSSAI के अधिकारी हैं उनसे और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अधिकारी हैं उनसे भी, लेकिन कोई भी जवाब उनके यहाँ से नहीं आया है। इसके बाद मैंने परिवार 2018 में भी डाला, उसमें भी क्योंकि ये डिफरेंट एजेंसीज का बता रहे हैं कि मामला है और डिफरेंट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसका भी कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। अब मामला ये है कि आप देखेंगे कि बॉटल्स के जो पानी हैं जो ओपनली बिक रहे हैं और घर में सप्लाई हो रहे हैं, 20-20 लीटर वाले जो पानी होते हैं, उस पानी का में क्या स्टैंडर्ड है कोई आप लगाएंगे तो पता चलेगा कि घर में ही खोल के लोग बैठे हुए हैं और वो वहीं से पानी सप्लाई कर रहे हैं और बेच रहे हैं। वो पानी का क्या स्टैंडर्ड है, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मार्क्ड है कि नहीं है, FSSAI का रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं है और ये एक बहुत खतरा साबित हो रहा है। बहुत लोगों को बहुत सारे रोग हो रहे हैं इससे, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके चलते मर चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी जाग नहीं रहा है इस बातों को लेके। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने साफ कहा है कि वाटर का हार्डनेस कितना चाहिए उसका उसने मापदंड किया हुआ है।
आपको पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 होना चाहिए, वो उसने बता रखा है। ई कोली जो कि आपको इंटेस्टाइन और लीवर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका भी मापदंड उसने बना रखा है। टर्पिडिटी कितनी होनी चाहिए, 1% होनी चाहिए, 1 हो जाए वो भी लिखा हुआ है, लेकिन ये चीजों का कोई भी कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है। फूड एंड सेफ्टी के जो डीएसओ हैं उनको ये तक पता नहीं है कि पानी जो है वो इनके अंदर भी आता है। वो कहते हैं कि नहीं, पानी हमारे अंदर ही नहीं आता है। आप उनसे खुद फोन पर बात करके पता कर लगेगा आपको। कोई भी अधिकारी इसको लेके सीरियस नहीं है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं है। एक ये ह्यूमन राइट्स है, जिस राइट्स को सबको आपको देना है, एक सेफ वाटर पिलाना है, लेकिन उस पर किसी का नजर नहीं है। कानूनी कार्रवाई हम लोग जो हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। धड़ल्ले से चल रहा है शहर में इसका कारोबार, धड़ल्ले से चल रहा है, और ये एक इंडस्ट्री हाईएस्ट ग्रोथ इंडस्ट्री बन गया है। इंडस्ट्रीज ग्रोथ में आपको इसको, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, आप स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उसके बाद जो FSSAI का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट चाहिए, उसका जो मापदंड है, उसके लिए अधिकारी को यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। आप अगर फोन करेंगे FSSAI के ऑफिस में, जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, वो टोल फ्री नंबर स्विच ऑफ बताता है कि वो वैलिड ही नहीं है। तो बताइए कि एक जो कंज्यूमर है, जो पानी ले रहा है, वो आखिर जाएगा कहाँ? 20 रुपया के लिए और 50 रुपया के लिए वो तो जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं ना फाइल कर सकता है। अब इसको MSME एक्ट के अंतर्गत अब आधार से लिंक कर दिया गया है। इसका उद्योग आधार मिलता है जो कि ऑनलाइन है, जिस पर सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रिंट निकलता है उस पर लिखा रहता है सिग्नेचर नॉट मस्ट, उसकी ज़रूरत नहीं है, और यह आधार से जुड़ा हुआ है जो पूर्णतः ऑनलाइन है। वाटर प्लांट के लिए, किसी भी वाटर प्लांट के लिए नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अब ऑनलाइन उद्योग आधार है। केवल वाटर प्लांट नहीं, किसी प्रकार का उद्योग जो होगा उसके लिए उद्योग आधार है जो कि ऑनलाइन है, जिसका वेबसाइट है www.msme.gov.in। इस पर किसी भी उद्यमी अगर उनके पास आधार है और वो कोई काम करते हैं तो ऑनलाइन उसका उद्योग आधार ले सकते हैं। सासाराम के बंजारी कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री से ड्यूटी कर बाइक पर सवार होकर घर जा रहे हैं गार्ड को अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के संदर्भ में मृतक मुंत्रिका प्रसाद शाह के पुत्र अरविंद कुमार ने बताया कि बीती रात्रि करीब 9:30 बजे गेट नंबर 2 से निकलकर महज 100 मीटर के करीब बाइक से निकले ही थे कि तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल डाला। छूट रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, ट्रक में थी वो। क्या की घटना है? कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री, यानी ट्रक वाला की टक्कर से अनियंत्रित होने का हुआ है घटना? जी। ट्रक वाला पकड़ा भी गया है क्या? जी नहीं, ट्रक खड़ा था उसमें एक थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज पासवान। कौन थाना? रोहतास थाना। ये मतलब ड्यूटी करके आ रहे थे, ड्यूटी से बाहर निकले 9:30 बजे, और उसके बाद मतलब यहीं मतलब गेट नंबर 2 से मतलब निकले तो वहाँ फिर 100 मीटर के दरमियान में उनको मतलब ट्रक में जाकर मतलब बाइक से मार दिया। ये नहीं मालूम है मतलब किस तरीके से गया है, किस तरीके से नहीं। कहाँ की घटना है ये? बंजारी कल्याणपुर। क्या नाम है मृतक का? मुंद्रिका प्रसाद शाह। उम्र कितना है? उम्र यही 52 वर्ष। ये घटना कहाँ पे हुआ एग्जैक्ट? कल्याणपुर बंजारी में। रहने वाले कहाँ के हैं? कर्मा के। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं इनका लड़का हूँ, अरविंद कुमार। थे ये बंजारी फैक्ट्री मतलब डालमिया फैक्ट्री में परमानेंट इनका जॉब था। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरविंद कुमार। कौन है आप उनके? मैं उनका लड़का। तो वहीं रोहतास के सासाराम सदर अस्पताल में लगातार लोगों के द्वारा अनियमितता को लेकर के कई बार शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर प्रशासन को लोगों द्वारा जिम्मेवार ठहराया जा रहा था। कई बार तो मीडिया कर्मियों के द्वारा इस मसले को लेकर के खबर बनाने के दौरान भी अस्पताल कर्मियों के द्वारा दुर्व्यवहार का भी मामला सामने आता रहता है।
यहाँ तक कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग अनियमितता संबंधी वाकया को जब कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं तो अपनी नाकामी से बचने के लिए उपस्थित कर्मचारी के द्वारा मीडिया कर्मियों को फर्जी बताकर वीडियो डिलीट कराने का भी दुस्साहस करने का मामला सामने आता है। तो वहीं इस मसले को लेकर के जब सिविल सर्जन को अवगत कराया गया तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए हर एक वार्ड तक औचक निरीक्षण करते हुए सभी कर्मचारियों को हड़काया और साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्हें खेद भी प्रकट किया। हम लोग बताएं सर, हम लोग कितना एज का बच्चा को लेते हैं सर? 0 से 5 साल तक के बच्चे को यहाँ अब 0 कर दिया सर, पहले 6 मंथ से था लेकिन अब 0 को भी इसी को कर दिया है। मतलब 0 वाला तो नहीं कोहेसिव वर्क नहीं हो रहा है यहाँ, लेकिन हमारे ये है कि आप लोग को देखना हो जाएगा कि नहीं जितनी आई है हम लोग बैठे मत रहो, इसको रोज चार्ट को देख भैया तो पहले खाई जाती थी और अब नया क्या हो गया है तो चिंता करने की बात नहीं। हमारा फीस दे रही है। मेरा नाम क्या है? दिए हैं सर ना। अस्पताल में निरीक्षण का 2 पर्पस था। एक पर्पस ये है कि जो कमी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसको पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ हमें कमी मुझाया है वहाँ बोलते गए हैं और उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। नंबर 2, द वर्किंग स्टाइल ऑफ हॉस्पिटल में जो है, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स का जो है इंडोर पेशेंट को रेगुलर देखने का जो नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमें खेद है और इसको हम दृढ़ता से पालन करने के लिए अपने अधीक्षक साहब को कहे हैं कि सभी डॉक्टर जो यहाँ पेशेंट एडमिटेड हैं उनको प्रतिदिन देखे जाने का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जहाँ तक हो सके संभव जितनी भी औषधि है अस्पताल में उसको दिया जाए और बहुत माने ज़रूरी हो तभी बाहर का कुछ दवाई लिखा जाए, नहीं तो यहाँ का दवाई से अगर ठीक किया जाता है यहाँ दिया जाए। ठीक है। अस्पताल के वार्ड का साफ़ सफाई, बाथरूम, लैट्रिन ये सब देखे हैं। जहाँ जहाँ खराबी है वहाँ बताए हैं तो उसको ठीक किया जाए। अभी तक तो इंडोर पेशेंट्स को देख के हम नहीं निष्कर्ष निकाले हैं और इसी बात है। थैंक यू सर। राजद के प्रदेश प्रवक्ता निरंजन कुशवाहा पप्पू ने आज पटना के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता के दौरान कई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ राजद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपेंद्र कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा ठग है, जो पिछले चुनाव में माननीय लालू जी उनको 5 सीट दिए थे, इस बार वो छोड़ के गए हैं। कुशवाहा समाज में काफी आक्रोश है। मैंने करीब 100 विधानसभा घुमा हूँ जहाँ कुशवाहा समाज निर्णायक वोट का मालिक है। आप समझ लीजिए कि इनका जमानत बचने नहीं जा रहा है। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।